2014 में हुए एक एक्सीडेंट के बाद जब इस सीक्रेट एजेंट की आंख खुली तो उसने खुद को सन 4028 के एक अजीब से टाउन में पाया जहां से बाहर जाने की सोच रखने वाले इंसान को भी मौत की सजा दे दी जाती थी। इवन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि असल में उन सभी लोगों को ये लगता था कि अभी भी वो लोग सन 2000 में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये थी कि पिछले 2000 सालों से उन्हें बिना बताए एक बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल प्लान का हिस्सा बनाकर रखा गया था, क्योंकि बाहर मौजूद दुनिया तो 2000 साल पहले पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब इसी टाउन के पास के जंगल में एक दिन अचानक से ईथन की आंख खुलती है, जो कि असल में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 2 जनों के गायब हो जाने के बाद वो उनके केस के ऊपर काम कर रहा था। खैर अभी के लिए उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे चोटों के निशान थे और साथ ही उसके पास उसका कोई सामान भी नहीं था, इसीलिए वो जैसे तैसे खड़ा होकर लड़खड़ाते हुए पास के टाउन में चला जाता है, जहाँ पर शुरुआत में तो सभी लोग उसको काफी ज्यादा अजीब तरह से देख रहे थे। पर उसके बाद ईथन वहाँ पर से एक कैफे में चला गया था, जहाँ पर काम करने वाली एक लड़की से बात करके उसको पता चलता है कि वो वेवुड पॉइंट नाम की एक जगह पर है। पर अभी के लिए ईथन उससे कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही वो वीकनेस की वजह से बेहोश हो जाता है और आगे उसकी आंख खुलने पर वो हॉस्पिटल में था, जहाँ पर उसके सामने डॉक्टर पाम मौजूद थी। अब आगे जब डॉक्टर पाम ईथन को उसकी टूटी हुई हड्डियों के बारे में बताती है, तब जाकर ईथन को याद आता है कि अपने खोए हुए साथियों को ढूंढते समय वो अपने एक और साथी के साथ था और रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से एक ट्रक से टकरा गई थी। ये याद आते ही ईथन तुरंत ही डॉक्टर पाम से अपने साथी के बारे में पूछता है, पर तब जाकर उसको पाम से पता चलता है कि उसके साथी की तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, मगर ईथन शायद अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे गाड़ी से निकलकर जंगल में आ गया था। अब वैसे अभी के लिए ईथन अपने फोन की मदद से अपनी वाइफ को कॉल करके अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहता था, पर पाम के हिसाब से उसका फोन और साथ ही आइडेंटिटी कार्ड पुलिस स्टेशन में था, जिसको बाद में वो वहां से जाकर रिट्रीव कर सकता है, पर अभी के लिए उसको आराम करना चाहिए। पर काफी देर तक उस रूम में रहने के बाद ईथन को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में ना तो पाम के अलावा कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही वहां पर कोई पेशेंट आ जा रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने कपड़ों को पहनकर वहां पर से बाहर निकलने लगता है, जहाँ के कॉरिडोर में भी लगभग हर एक रूम में ताला लगा हुआ था। ये देखकर थोड़ा सा शॉक होते हुए ईथन वहां पर से सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, पर पुलिस स्टेशन पर भी अभी ताला लगा हुआ था, जो देखकर ईथन को तो समझ ही नहीं आता कि ये गाँव वाले पता नहीं कौन सी छुट्टी मना रहे थे। खैर अभी के लिए वो अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए पास के एक बार में चला गया था, जहाँ की बारटेंडर ब्रेवली से बात करते हुए वो उसके फोन को ले लेता है, मगर जब वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता। तब ब्रेवली उसको परेशान देखकर उसके बारे में उससे सब कुछ जानती है और तब ईथन के खोए हुए साथियों का नाम सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, इसीलिए अभी के लिए वो उसको एक पेपर पर एक एड्रेस लिख कर देती है और साथ ही उससे ये बोलती है कि वो अपना मूड सही करने के लिए कभी भी आकर उससे मिल सकता है। क्या अभी के लिए उस पेपर को पलटने पर ईथन को उसमें ये भी लिखा दिखाई देता है कि वेवुड पाइन के अंदर कोई भी झिंगुर मौजूद नहीं है। पर ईथन अभी के लिए इस बात पर ध्यान न देकर बाहर से बाहर निकल गया था, पर तब अचानक से उसको पास की झाड़ियों में से झिंगुर की आवाज आती है। इसीलिए थोड़ा सा शॉक होते हुए ईथन उन झाड़ियों को चेक करता है और तब उसे झाड़ियों के अंदर एक स्पीकर दिखाई देता है, जिसके अंदर से ही झिंगुर की आवाज आ रही थी। अब अभी के लिए वो वहां पर से पास के एक मोटल में चला गया था, पर जैसा कि अभी उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए सुबह सुबह ही उसको होटल से बाहर निकाल दिया जाता है और तब जाकर ईथन को उस एड्रेस के बारे में भी याद आता है जो कि ब्रेवली ने उसको लिख कर दिया था। आगे उस एड्रेस पर जाने पर ईथन के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि वो जगह असल में एक बहुत ही टूटा फूटा कैबिन था और उस कैबिन के अंदर बेड से बंधी हुई एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि ईथन का खोया हुआ एक साथी था। अब उसको देखते ही ईथन तुरंत ही वापस से पुलिस स्टेशन में जाकर वहां के शेरिफ को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर वहां का शेरिफ तो इन सारी बातों को सुनने के बाद एकदम चिल आउट था और आइसक्रीम खाते हुए अभी वो ईथन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तब ईथन के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो ईथन की कंप्लेन को फाइल तो कर लेता है, पर उसने सीधा बोल दिया था कि वो कुछ समय बाद जाकर उसके साथी की डेड बॉडी को देख लेगा। लेकिन शेरिफ की बातों से ये बात साफ झलक रही थी कि अभी भी वो ईथन की बातों को काफी हल्के में ले रहा था। इसी बात से परेशान होकर ईथन वहां पर से निकलकर किसी का फोन लेता है और सबसे पहले तो वापस से अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर अभी भी उसका फोन अनरीचेबल जा रहा था। इसीलिए तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस दौरान एक आदमी ने फोन उठा तो लिया था, मगर ईथन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ईथन बार बार उस बंदे को उसके बॉस से बात करवाने के लिए बोले जा रहा था, मगर हर बार वो बंदा कोई ना कोई बहाना बना रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर ईथन कॉल को काट देता है। और अब जाकर उसको ये बात समझ आ गई थी कि इस टाउन में कुछ ना कुछ तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा भी मौजूद है जो कि उसे बाहर की दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करने से रोक रहा है। अब इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान होकर तुरंत ही ईथन वहां पर से बार में जाता है ताकि वो ब्रेवली से बात कर सके, लेकिन बार में जाने पर वहां पर तो आज ब्रेवली मौजूद थी ही नहीं।
फिर वहां पर मौजूद बारटेंडर से जब ईथन ब्रेवली के बारे में पूछता है तो उसके हिसाब से तो ब्रेवली नाम की कोई औरत इस बार में काम करा ही नहीं करती थी। जो बात सुनने के बाद तो ईथन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से में उस बंदे का कॉलर पकड़कर उसको उल्टा सीधा सुनाने लगता है। पर तब उस बंदे ने भी गुस्से में आकर ईथन के सर पर वार कर दिया था, जिससे ईथन बेहोश हो जाता है और इस बार उसकी आंखें खुलने पर वो एक बार वापस से हॉस्पिटल में था, पर इस बार उसके हाथ पैर को बांध के रखा गया था। तभी अचानक से उसके पास एक साइकाइट्रिस्ट आकर उसको बताता है कि असल में एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ब्लड क्लॉट हो गया है और इसी वजह से वो अजीबोगरीब चीजों को हेलुसिनेट कर रहा था। और उसी ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए वो साइकाइट्रिस्ट जल्दी ही ईथन के ऊपर एक सर्जरी परफॉर्म करने वाला था। मगर ईथन के हिसाब से उसने जो भी देखा था वो पूरी तरह से सच्चाई थी, इसीलिए वो डॉक्टर पाम के उसके सामने आने पर उसकी सर्जरी करने से मना करने लगता है। लेकिन डॉक्टर पाम उसकी बात को ना सुनते हुए उसको एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और सीधा ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाती है। पर तभी अचानक से रास्ते में बेहोश होते हुए ईथन को रियलाइज होता है कि अभी के लिए उसके स्ट्रेचर को खींचने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्रेवली थी, जो कि हॉस्पिटल में सिर्फ ईथन की जान बचाने के लिए आई थी। साथ ही वो ईथन को बहुत सारी चीजें बताना भी चाहती थी, मगर उससे पहले वो ईथन को जैसे तैसे होश में लाकर अपने साथ लिफ्ट में ले जाती है ताकि वो सबसे पहले तो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर नॉर्मली बात कर सके। पर इंजेक्शन की वजह से अभी भी ईथन को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो सबसे पहले तो छुपने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर बाहर की चीजों को देखने के लिए जानबूझकर ईथन ने बाथरूम के कांच को तोड़कर अपने पास रख लिया था। पर तभी अचानक से बाथरूम के बाहर डॉक्टर पॉम पहुंच गई थी, जो कि ईथन और ब्रेवली को देखने ही वाली थी। पर उससे पहले ही ईथन डॉक्टर पॉम के ऊपर अटैक करते हुए वहां से ब्रेवली के साथ जैसे तैसे निकल जाता है। फिर एक खाली घर में जाने पर ब्रेवली ईथन से बातें करते हुए उसको बताती है कि असल में वो कुछ हफ्तों से उसी टाउन में फंसी हुई है और वो सन 1999 में इस टाउन में आई थी। ये बात सुनने के बाद तो ईथन के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी के टाइम पर सन 2014 चल रहा था और ब्रेवली की बातों के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन और साथ ही एज बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। ये बात जानने के बाद तो ब्रेवली काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, पर तब वो ईथन से बात करते हुए उसको बताती है कि असल में जिस एजेंट की डेड बॉडी को ईथन ने ढूंढा था उस एजेंट को असल में कुछ शेरिफ ने ही मारा होता है, क्योंकि इस गांव के अपने कुछ रूल्स थे और उसमें से सबसे बड़ा रूल ये था कि कोई भी इस जगह पर से भागने की कोशिश नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद तो ईथन और ज्यादा डर गया था, मगर तभी दवाई का असर होने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है और अगली सुबह तक जब उसकी आंख खुलती है तब तक ब्रेवली उस जगह पर से जा चुकी थी। तब थोड़ा सा परेशान होते हुए ईथन फिर से जब टाउन में जाता है तो इस बार उसको टाउन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और तभी पास में हो रही एक पार्टी में उसकी नजर केट नाम की एक औरत पर पड़ती है, जो कि असल में वही दूसरी एजेंट थी जो कि उस मरे हुए एजेंट के अलावा गायब हो गई थी। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि केट अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ी लग रही होती है, इसीलिए ईथन अभी उसको डायरेक्ट अप्रोच ना करके पार्टी खत्म होने का वेट करता है। और फिर जब केट वहां पर से अपने पार्टनर के साथ जाने लगती है तो ईथन भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, मगर पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि केट एकदम से इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई, क्योंकि 1 महीने पहले तक ही उसका केट के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उस दौरान केट पूरी तरह से अलग थी। खैर अभी के लिए वो जैसे तैसे हिम्मत करके केट के घर की डोरबेल को बजाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर शुरुआत में तो केट अपने पति के सामने ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे कि वो ईथन को जानती ही ना हो, पर थोड़ी ही देर में वो जानबूझकर अपने पति को किसी काम के बहाने से अंदर भेज देती है और ईथन को घोपचे में ले जाकर बताती है कि असल में इस पूरे के पूरे टाउन में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और 24 घंटे उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। इसीलिए ही केट वहां पर ईथन को बहुत ज्यादा ही सावधान रहने को कहती है, मगर ईथन के हिसाब से वो केट के इतना ज्यादा चेंज होने के बारे में जानना चाहता था, जिस पर केट की बात सुनने के बाद तो ईथन का दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर गया, क्योंकि केट के हिसाब से वो पिछले 12 साल से उसी टाउन में रह रही थी, जबकि ईथन के हिसाब से तो वो बस 1 महीने पहले गायब हुई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो पिछले 12 साल से वहां पर रह रही हो। मगर इससे आगे केट किसी भी चीज के बारे में कोई भी जवाब देने से साफ मना कर देती है और ईथन को वहां पर से हंसते हुए जाने को बोलती है ताकि किसी को भी उनके ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो। अब केट की बातें सुनने के बाद तो ईथन जल्दी से जल्दी इस बकवास टाउन से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर आकर पास में खड़ी एक गाड़ी के शीशे को तोड़ता है और उस गाड़ी को चुरा कर किसी तरह से रोड पर भगाते हुए टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। खैर अब थोड़ी ही देर में वो टाउन के एंट्री बोर्ड के पास पहुंच गया था, जिससे उसको लग रहा था कि शायद अब ये टाउन पीछे छूट जाएगा। मगर उसी रोड पर कई घंटों तक लगातार ड्राइव करने के बाद भी अचानक से ईथन के सामने वही बोर्ड आ जाता है जो कि उसने पहले भी देखा था, और इसका मतलब कि वो रोड से लगातार घूम घूम कर वापस से उसी जगह पर आ गया था। तब जाकर ईथन समझ जाता है कि वो रोड के रास्ते से तो इस गांव से बाहर नहीं निकल सकता,
इसीलिए वो तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरकर जंगल में भाग जाता है और जंगल के बीच में आ रही सारी चीजों को धीरे धीरे पार करके जंगल के आखिरी में पहुंच जाता है। जंगल के आखिरी में एक बहुत ही बड़ी दीवार मौजूद थी जिसने शायद इस पूरे टाउन को चारों तरफ से घेर रखा था और उन बड़ी दीवारों के ऊपर काफी ज्यादा हाई वोल्टेज के वायर्स भी लगाए हुए थे ताकि अगर कभी कोई वहां पर से भागने की कोशिश करे तो करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाए। और क्योंकि अभी वहां पर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था इसीलिए ईथन वापस से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। पर तभी वहां पर अचानक से टाउन का शेरिफ आकर उसको गाड़ी चुराने के जुर्म में पकड़ लेता है, जिस दौरान ईथन उसको काफी बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सीक्रेट सर्विस एजेंट है। मगर शेरिफ जब इस बारे में पता करता है तो उसके हिसाब से तो ईथन नाम का कोई बंदा सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता ही नहीं था। खैर अभी के लिए शेरिफ ने कुछ दिनों के लिए ईथन को हाउस अरेस्ट दे दिया था और तब ना चाहते हुए भी ईथन को एक सड़े से होटल में रहना पड़ रहा था। रात में सोते समय उसके दिमाग में लगातार यही थॉट चल रहे थे कि आखिरकार ये टाउन कौन सी जगह है और यहाँ पर से वो कभी बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं। इसीलिए अभी के लिए वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले इस टाउन के बारे में सारी चीजें अच्छे से पता करेगा, जिसके लिए वो वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस या फिर न्यूज़पेपर का सहारा लेने की कोशिश करता है। पर बाद में उसको पता चला था कि टाउन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। इवन वहाँ के न्यूज़पेपर वाले इतना धीरे काम करते थे कि लोगों को 1 महीने पहले की खबर 1 महीने बाद मिलती थी। खैर अभी के लिए ईथन वापस से उसी केबिन में जाता है जहाँ उसके साथी की डेड बॉडी थी और वहाँ जाने पर अभी भी उसके साथी की डेड बॉडी वहाँ पर सड़ रही थी, जिसको देखकर ईथन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर तभी अचानक से उसकी नजर उसके साथी के पैर पर पड़ती है जहाँ पर छोटी सी एक बुकलेट छुपी हुई थी। मगर ईथन की उस बुक को अपने पास रखने से पहले ही वहाँ पर शेरिफ आ गया था, जो आकर तुरंत ही उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और जल्दी ही वहाँ पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर ईथन के दोस्त की डेड बॉडी को वहाँ पर से लेकर जाने वाले थे। इसीलिए तब शेरिफ गुस्से में ईथन को वहाँ पर से वापस से होटल में जाने को कहता है, लेकिन ईथन अभी के लिए निकलकर सीधा उसी बार में चला गया था जहाँ पर ब्रेवली काम करा करती थी। असल में वो ब्रेवली के बारे में भी काफी सारी चीजें जानना चाहता था और किस्मत से उसे बार में जाने पर ब्रेवली मिल भी जाती है, जिसने उसको देखते ही सबसे पहले तो बार के गानों का वॉल्यूम तेज कर दिया था और बाद में वो उसके साथ डांस करने का दिखावा करते हुए उसके कान में बताती है कि ईथन के साथ में काम करने वाला मरा हुआ एजेंट पहले के टाइम पर ब्रेवली के साथ ही उस टाउन से भागने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए उसने टाउन का एक बहुत ही डिटेल मैप बनाया था और वो उसको हमेशा अपने पास अपनी एक बुक में रखा करता था। लेकिन उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही गांव वालों को उसके बारे में पता चल गया था, जिस वजह से ही उसको भागते समय जान से मार दिया गया। तब ईथन को ये बात समझ आ जाती है कि टाउन से निकलने के लिए वो मैप सच में काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो थोड़े समय बाद हॉस्पिटल के मुर्दा घर में जाने का डिसाइड करता है ताकि वहां पर से वो अपने मरे हुए दोस्त के सामान को लेकर आ सके। पर इससे पहले ब्रेवली उसको कुछ पैसे देते हुए कुछ खाने को कहती है और उन्हीं पैसों से पास के एक कैफे में जाकर ईथन एक कॉफी को खरीदता है। तब कॉफी में ही काम करने वाली एक औरत से उसको पता चला था कि ईथन की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली गर्लफ्रेंड पास की एक टॉय शॉप पर काम करा करती थी और ये बात जानने के बाद ईथन उससे तुरंत ही मिलने के लिए पहुंच गया था ताकि वो उससे जान सके कि आखिरकार उनके साथी की मौत कैसे हुई थी। लेकिन केट तब भी जानबूझकर उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और बाद में शॉप से बाहर निकलते समय ईथन की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है जिस पर टाउन के रूल्स लिखे हुए थे, जिसमें सबसे पहला रूल तो यही था कि कोई भी टाउन से भागने की कोशिश नहीं करेगा और दूसरा रूल ये था कि कोई भी टाउन में किसी से भी अपने पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इवन तीसरा रूल तो सबसे ज्यादा अजीब होता है, जो कि ये था कि उन्हें हर बार फोन कॉल्स को आंसर करना पड़ेगा। अब वैसे ईथन को भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लगी थी, पर अभी के लिए वो वहाँ पर से निकलकर सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पर ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से वो जल्दी ही मुर्दा घर में उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर मरे हुए लोगों का सामान रखा जाता था। जिसके बाद वो तुरंत ही उस बुकलेट को लेकर सीधा ब्रेवली के साथ जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो लोग टाउन के मैप को देखते हुए वहाँ पर से निकलने का प्लान बनाने लग गए थे। लेकिन तब ब्रेवली उसको ये बात भी बताती है कि उन लोगों को किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उन दोनों की ही बॉडी के अंदर से एक ट्रैकर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस टाउन में मौजूद सभी लोगों की एक्टिविटी और साथ ही लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यहाँ के सभी लोगों की बॉडी के अंदर एक ट्रैकर लगाया गया था। ये जानकर तो ईथन का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, मगर बाद में ब्रेवली की मदद से वो किसी तरह से उस ट्रैकर को बाहर निकाल लेता है और बाद में ब्रेवली उसको ये बात भी बताती है कि अगर यहाँ पर कोई भी इंसान रूल्स को तोड़ा करता था तो उस समय पर उसे एक बहुत ही खतरनाक सजा दी जाती थी और ईथन का मरा हुआ साथी भी उसी सजा का शिकार हुआ था। लेकिन ईथन वहाँ पर से निकलने के लिए हर तरह की सजा को झेलने के लिए तैयार था, पर अभी के लिए वो परफेक्ट प्लान रेडी करने के लिए वापस से टाउन में चले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में ब्रेवली और साथी ईथन को केट और उसका पति हैरोल्ड मिल गया था। तब ईथन से बात करते हुए केट अगले दिन ईथन को ब्रेवली के साथ उसके घर में शाम में डिनर पर इन्वाइट करती है, जिस पर ईथन को सोचते हुए तुरंत ही मान गया था, लेकिन ब्रेवली को थोड़ा सा अजीब लग रहा था।
खैर अभी के लिए ईथन अपने होटल में जाकर वापस से उस मैप को देखते हुए भागने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन तभी उसको मैप में मौजूद एक पेड़ के ऊपर कुछ मार्क दिखाई देता है और इसका मतलब साफ था कि जरूर ही मरने से पहले ईथन के साथी ने उस पेड़ के पास कुछ छुपाया होगा। इसीलिए ईथन भी तब अगले दिन सबसे पहले तो अपनी ट्रैकर चिप को होटल के बेड पर रख देता है और बाद में जंगल में जाकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसके ऊपर चढ़कर जब वो उस सामान को उतारने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको पास में से गोलियां चलने की आवाज आती है और पेड़ के ऊपर से ही वो थोड़ा सा दूर पर शेरिफ को नोटिस करता है, जो कि किसी चीज पर लगातार फायरिंग करे जा रहा था। पर ईथन अभी के लिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम को खत्म करता है और वापस से गांव में पहुंचने के बाद शाम के समय में ब्रेवली के साथ केट के घर पर जाने लगता है, जहां शुरू में तो ब्रेवली उसके साथ जाने से मना कर रही थी, मगर ईथन के हिसाब से वो लोग आज रात में ही वहां पर से भागने वाले थे और उसका प्लान भी उसने पूरी तरह से रेडी कर लिया था। इसीलिए तो ब्रेवली भी केट के घर पर जाने के लिए मान जाती है और वहां पर जाकर डिनर करते समय थोड़ी देर केट से बात करने के बाद ईथन वहां पर वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है, जहां पर जाकर सबसे पहले तो वो चेक करने लग गया था कि बाथरूम में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। इसके बाद वो पूरी तरह से श्योर होने के बाद अपने ट्रैकिंग डिवाइस को वहां पर रख देता है और वहीं पर ब्रेवली के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं ब्रेवली अभी लगातार केट और हैरोल्ड से बातें करे जा रही थी, जिस दौरान जानबूझकर वो अपनी एक बेटी के बारे में जिक्र कर देती है, जिससे वो टाउन में आने के बाद से नहीं मिल पाई थी। अब जैसा कि उसने अभी के लिए पास्ट के बारे में बात करके टाउन के एक रूल को तोड़ दिया था, इसीलिए वो खुद भी थोड़ा सा परेशान होने का बहाना बनाकर बाथरूम की तरफ चली जाती है और अभी के लिए केट और साथ ही हैरोल्ड को भी उस पर बिल्कुल शक नहीं होता। मगर जब पूरे 10 मिनट होने के बावजूद भी ब्रेवली और ईथन में से बाथरूम में से कोई भी नहीं आता, तो केट और हैरोल्ड भी तुरंत ही उनके भागने के प्लान के बारे में समझ जाते हैं और वहीं ब्रेवली और ईथन भी अब तक घर के बाहर निकल चुके थे। उस दौरान ब्रेवली ईथन के मरे हुए दोस्त के बारे में सोचकर काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए ईथन तब उसको शुरुआत में समझाने की कोशिश करता है कि असल में उसके दोस्त के पैकेज की मदद से ही उसे यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में थोड़े से क्लूज मिले थे और उसकी मदद से ही वो लोग इस टाउन से बाहर जाने वाले थे। अब उनके बात करने के दौरान अचानक से ही उनके आसपास के सभी घरों में लाइट जल जाती है और सभी के घरों में कॉल बजने लगता है। इसके तुरंत बाद ही घर में मौजूद सारे लोग हथियार लेकर गुस्से में बाहर आकर ईथन और ब्रेवली का पीछा करने लग गए थे, जो देखकर ईथन ब्रेवली को सिमेट्री में जाने को कहता है और खुद अभी के लिए वो वहीं पर रहकर उन लोगों का ध्यान भटकाकर बाद में सिमेट्री में आने वाला था। तो ब्रेवली भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है और दूसरी तरफ ईथन ने थोड़ी ही देर में गांव वालों से अपना पीछा छुड़वाकर खुद को छुपा भी लिया था। पर एट द सेम टाइम पर जब ब्रेवली सिमेट्री की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से गाँव के कुछ लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं, जिन्होंने उसको जान से मारने का डिसाइड कर लिया था। अब जैसे ही ये बात ईथन को पता चलती है, तो वो खुद भी तुरंत ही पास के घर में जाकर बाहर हो रही चीजों को ध्यान से देखने लगता है, जिस दौरान गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे और दो लोगों ने जबरदस्ती ब्रेवली को वहीं पर चेन से बांध दिया था। उतने में ही वहां पर शेरिफ आकर ब्रेवली को जान से मारने की बात करता है, जो सुनने के बाद वहां पर खड़े कुछ लोगों को तो बुरा लग रहा था, मगर बाकी सारे लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। खैर अब इसके बाद शेरिफ केट और उसके पति हैरोल्ड का शुक्रिया भी करता है, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही उसे ब्रेवली के वहां से भागने के प्लान के बारे में पता चला था और इसके तुरंत बाद ही शेरिफ ने ब्रेवली को बेरहमी के साथ स्टैब करके सबके सामने मौत के घाट उतार दिया था। ये देखकर सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लग गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से टाउन के रूल तोड़ने वाले इंसान को इसी तरह की सजा देनी चाहिए थी। मगर ईथन तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। इसके थोड़ी देर बाद जब केट और साथी हैरोल्ड अपने घर पर जाते हैं, तो केट जानबूझ के वापस से हैरोल्ड को ऊपर वाले रूम में सोने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि ईथन उससे वापस से मिलने के लिए जरूर आएगा। अब ईथन के वापस आने पर उसे केट से बात करके पता चलता है कि असल में केट को ब्रेवली को मरवाने का जरा सा भी दुख नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से उसने बस टाउन के रूल्स को फॉलो करा था। पर उसी दौरान अचानक से केट ईथन के ट्रैकर को उसको वापस करते हुए बताती है कि उसने जानबूझकर सिर्फ ब्रेवली के बारे में कंप्लेन करी थी, क्योंकि वो ईथन को मरते हुए नहीं देखना चाहती। इसीलिए वो ईथन को टाउन में ही रहकर अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट करने को बोलती है, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे इस टाउन के बाहर जाया जा सके। खैर तब ईथन वहां पर से चला जाता है और अगले दिन वो सीधा उसी कैबिन में पहुंच गया था जहां पर उसको उसके पहले वाले साथी की लाश मिली थी। वहां पर ये भी रस्सी के सहारे ब्रेवली की डेड बॉडी को भी लटकाया गया होता है, जिसकी वजह से ईथन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे गाँव वालों के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है। मगर इसी गुस्से को मोटिवेशन में कन्वर्ट करके उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में इस टाउन से बाहर जाकर रहेगा। अभी के लिए तब वो ब्रेवली की बॉडी को नीचे उतारकर उसको एक कपड़े से ढक देता है और वहां से वापस से टाउन में आ जाता है। टाउन में आने के बाद अचानक से उसकी नजर एक फूड सप्लाई ट्रक पर पड़ती है, जो कि डेफिनेटली उस टाउन के बाहर से आया होगा। इसलिए ईथन जैसे तैसे मौका पाकर चुपके से उस ट्रक के अंदर घुस जाता है। हालांकि उसकी इस हरकत की वजह से उसकी जान को भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता था,
मगर ईथन इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और कुछ घंटों के बाद जब ट्रक एक जगह पर आकर रुकता है तो उसके थोड़ी देर बाद ईथन भी उस ट्रक के नीचे उतर गया था। अभी के लिए वो एक वेयर हाउस टाइप की जगह पर था जहां उसके अगल बगल काफी ज्यादा एडवांस स्पॉट्स बने हुए थे जिनको देखकर तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता। अभी के लिए बहुत ज्यादा संभलते हुए उस वेयर हाउस टाइप की जगह को एक्सप्लोर करना चालू कर देता है, जिस दौरान वो काफी बार गार्ड्स की नजरों में आते हुए भी बचा था। पर फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर काफी सारी एक्सीडेंटल गाड़ियां खड़ी हुई थी और वहां पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि उस जगह पर ईथन की वाइफ टेरेसा की भी एक एक्सीडेंटल कार खड़ी होती है और उसके अंदर जाने पर ईथन को उसके अंदर टेरेसा का सामान भी मिलता है। पर तभी अचानक से उसकी वाइफ की गाड़ी के शीशे को तोड़ता हुआ कोई आदमी उसके ऊपर अटैक करता है और बाहर जाने पर उसको पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शेरिफ था। हालांकि ईथन उससे लड़ाई करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है मगर फाइनली शेरिफ ने उसको बेहोश कर दिया था और आगे ईथन की आंख खुलने पर वो एक बार वापस से अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहां जब उसकी नजर डॉक्टर पाम से मिलती है तो डॉक्टर पाम उसको बताती है कि उसकी वाइफ टेरेसा और साथ ही उसके बेटे बेन को उसी घर में शिफ्ट कर दिया गया था जिसमें पहले ब्रेवली रहा करती थी। और वैसे तो ईथन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता मगर बाद में क्यूरियोसिटी के चलते जब वो ब्रेवली के घर पर जाकर देखता है तो वहां पर सच में टेरेसा और साथ ही बेन दोनों मौजूद थे। अब उनसे इतने समय बाद मिलने की वजह से ईथन काफी ज्यादा खुश था मगर तब वो उनसे जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो लोग वहां पर पहुंचे कैसे। और तब जाकर टेरेसा उसको बताती है कि असल में ईथन का एक्सीडेंट होने के बाद उसकी गाड़ी तो मिल गई थी मगर उसकी बॉडी को काफी बार ढूंढने के बावजूद भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, जिस वजह से ही टेरेसा और साथ ही बेन ने उसको खुद से ढूंढना चालू कर दिया। उस दौरान बेन तक को तो ये भी लग रहा था कि शायद वो केट के साथ भाग गया होगा क्योंकि बेन और टेरेसा को पहले से ही ईथन और केट के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। पर उसके बावजूद भी टेरेसा बस ईथन के साथ रहना चाहती थी ताकि उन दोनों के अलग होने की वजह से बेन के फ्यूचर के ऊपर कोई भी असर न पड़े। अब वैसे ये बात जानने के बाद तो ईथन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन तब आगे टेरेसा उसको बताती है कि उस समय पर ईथन के गायब हो जाने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इसीलिए वो एक दिन ईथन के सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में घुस गई, जहां पर से ही उसने कंप्यूटर में से जल्दी ही ये बात पता लगा ली थी कि आखिरी बार ईथन वेवुड पाइन की तरफ गया था। इसीलिए ही बाद में बेन और साथ ही टेरेसा भी उस जगह पर आने लग गए मगर रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला मिला जो कि असल में अभी के टाइम पर इस टाउन का शेरिफ था। उसने ही उनसे बात करते हुए उनकी गाड़ी के पेट्रोल पाइप को काट दिया था, जिसकी वजह से ही आगे चलकर उन दोनों का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ और बाद में उन दोनों की ही आंख खुलने पर वो दोनों इस टाउन में मौजूद थे, जहां पर एक रियल एस्टेट एजेंट ने आकर उन लोगों को ये घर दिखाया और उनसे हमेशा के लिए इसी जगह पर रहने को कहा। खैर तभी वहां पर वो रियल एस्टेट वाला बंदा आकर ईथन को बताता है कि क्योंकि ब्रेवली मर चुकी थी इसीलिए वो लोग जब तक चाहे उसके घर में रह सकते थे। पर साथ ही वो उसको ये बात भी बताता है कि उनके घर के अंदर एक बहुत ही एडवांस सर्विलेंस सिस्टम को लगाया गया है क्योंकि ईथन तो वहां पर से ऑलरेडी काफी बार भागने की कोशिश कर चुका था। अब ईथन को ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो जानता था कि वो काफी दिनों से इस जगह पर फंसा हुआ है और वो अपनी फैमिली की हालत को ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए अभी के लिए वो टेरेसा को किसी भी इंसान से ज्यादा बात करने से मना करता है और साथ ही उसने बेफालतू में उसे बाहर घूमने के लिए भी बिल्कुल मना कर दिया था। ये सब बोलने के बाद वो तुरंत ही वहां पर से पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां पर शेरिफ और साथ ही डॉक्टर पाम दोनों मौजूद थे और उनसे बात करने के बाद ईथन को पता चला था कि वो लोग उसकी फैमिली को बस इस जगह पर इसी वजह से लाए हैं ताकि ईथन वहां पर से भागने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे और खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहे। पर इस बात के बाद भी ईथन और साथ ही शेरिफ में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने लग गई थी। पर तभी अचानक से शेरिफ का कॉल बजता है और दूसरी तरफ से कोई इंसान उससे एकदम शांत रहने को बोलता है। तब शेरिफ भी इस पर मान गया था और ये सीन देखने के बाद ईथन को ये बात समझ में आ गई थी कि शेरिफ तो असल में बस इस जगह का एक मोहरा है और इस पूरी की पूरी जगह को असल में तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए ईथन भी अब ज्यादा बहसबाजी ना कर चुपचाप वहां से निकल जाता है, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात उसी साइकियाट्रिस्ट से होती है जो कि उसकी ब्रेन सर्जरी करवाने वाला था। ईथन की सिचुएशन के बारे में जानने के बाद वो ईथन को बताता है कि इस जगह पर ईथन के अलावा कोई और इंसान ऐसा है ही नहीं जिसके पास उसकी बाहर वाली असली फैमिली मौजूद हो। इसीलिए वो भी ईथन को लकी बताते हुए इसी जगह पर खुशी खुशी रहने को बोलता है, मगर ईथन उसकी भी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा वहां पर से जाने लगता है और इस बार वो जंगल की तरफ सीधा केट से मिलने के लिए आ गया था, जहां पर कोई भी सर्विलेंस कैमरा ना होने की वजह से केट उससे सच बताती है कि असल में केट को खुद भी नहीं पता था कि आखिरकार इस टाउन में चल क्या रहा है और उसने भी पहले वहां पर से भागने की काफी बार कोशिश करी थी, मगर हर बार वो फेल हो जाती थी और फाइनली उसे ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि अब उसे इसी टाउन में रहना है और इसीलिए वो टाउन के रूल को फॉलो करते हुए चुपचाप वहां पर रहने लग गई। अब ये बात सुनने के बाद तो ईथन खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इसीलिए वो वापस से अपने घर में चला जाता है।
जहां घर के अंदर जाने पर वहां पर टेरेसा और साथ ही बेन मौजूद नहीं थे और टेबल पर टेरेसा ने उनकी वेडिंग रिंग रखी हुई थी। असल में थोड़ी देर पहले जब ईथन केट से मिलने के लिए फॉरेस्ट में गया था तो उस दौरान बेन उसका पीछा कर रहा था और बाद में उसने ईथन को केट के साथ देखने पर तुरंत ही इस बारे में आकर अपनी मॉम टेरेसा को बता दिया, जिससे टेरेसा का तो पूरी तरह से दिल टूट चुका था, क्योंकि एक तो उसने ईथन को सच्चाई पता होने के बावजूद भी कभी भी नहीं छोड़ा था और इवन वो उसको ढूंढते हुए इतनी दूर तक आ गई थी, पर अभी भी उसके हिसाब से ईथन तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था और वो किसी कुत्ते की पूंछ की तरह था जिसको 100 साल नली में डालकर भी रखो तब भी वो सीधी नहीं होती। यही सब सोचते हुए वो तुरंत ही वहां पर से सीधा आइसोलेशन वॉल की तरफ जाने लग गई थी ताकि वो इस टाउन को लीव कर सके। लेकिन जैसे ही वो आइसोलेशन वॉल के पास पहुंचती है वैसे ही उनके पास पीछे से शेरिफ की गाड़ी आ जाती है और क्योंकि शेरिफ पहले ही ईथन की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था इसीलिए इस बार वो ईथन की फैमिली को डायरेक्ट ही जान से मारने वाला था। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही खुद वहां पर ईथन पहुंच जाता है, जिसने शेरिफ को सबसे पहले तो अपनी गाड़ी से ठोक दिया था और बाद में गाड़ी से उतरते ही उसने सीधा उसको शूट करके खत्म कर दिया था। तब उसे शेरिफ के पास से उस आइसोलेशन वॉल को खोलने का रिमोट भी मिल जाता है और उसके गेट को खोलते ही बहुत ही जल्दी से एक परछाई आकर तुरंत ही शेरिफ की बॉडी को खींचकर वहां से बाहर ले जाती है, जिसको देखकर ईथन और उसकी फैमिली तो काफी ज्यादा डर गए थे। इसीलिए डरते हुए ईथन तुरंत ही उस जगह के गेट को बंद कर देता है और अभी के लिए उस चीज पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर वापस से घर में ले जाता है। खैर अब घर के बाहर पहुंचने पर उसने टेरेसा को जल्दी जल्दी वो सारी चीजें बता दी जो भी उसने टाउन में आने के बाद फेस करी थी और टेरेसा भी ये सब जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इसके बाद ईथन वहां पर टेरेसा को बेन के साथ कुछ दिनों तक बिल्कुल टाउन के रूल के हिसाब से रहने को कहता है ताकि इस बीच वो वहां पर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके और वहां पर से बाहर निकलने का रास्ता एक बार अगर उन्हें मिल जाता तो वापस से उन लोगों की लाइफ एकदम पहले जैसी हो जाती। अब वैसे ईथन को समझ में आ गया था कि उसको टाउन में काफी ज्यादा खतरा है, इसीलिए वो तुरंत ही अगले दिन पुलिस स्टेशन में रेड मारकर वहां से बंदूक चुराने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से वहां पर मेयर और साथ ही उसकी सेक्रेटरी आ जाती है जो कि अपने साथ ईथन के नाम का एक केक भी लेकर आए थे, क्योंकि उनके हिसाब से अब ईथन को इस टाउन का शेरिफ बना दिया गया था। ईथन के तो ये बात सुनने के बाद पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं और साथ ही वो इस काम के लिए मना भी करने वाला था, पर तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि शेरिफ बनने के बाद उसके लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए तब वो खुद भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और मेयर के वहां से जाने के बाद वो पुलिस स्टेशन में ही छानबीन करना चालू कर चुका था और पुराने लोगों के डेटा को देख रहा था। पर तभी अचानक से पॉम वहां पर उसे रियल एस्टेट एजेंट को लेकर आ जाती है जिसको लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था और पॉम के हिसाब से उसे जल्दी ही मौत की सजा दे देनी चाहिए थी क्योंकि उसने टाउन के रूल को वायलेट करा था। लेकिन ईथन अभी के लिए पॉम को वहां पर से ये बोलकर भेज देता है कि क्योंकि अब वो इस टाउन का शेरिफ है तो वो डिसाइड करेगा कि किसको जान से मारना है और किसको नहीं। फिर पॉम के वहां से जाने के बाद ईथन उस आदमी से बातें करना चालू कर देता है, जिस दौरान उसे पता चलता है कि उस एजेंट को तो याद भी नहीं था कि उसे इस टाउन में आए हुए कितना ज्यादा टाइम हो चुका है। मगर एक बात ये थी कि उसको अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आती थी और वो किसी भी हालत में उनके पास लौटना चाहता था। अब वैसे तो अभी के लिए ईथन सोच रहा होता है कि वो बाकी सबसे इस बंदे की जान को कैसे बचाएगा, पर तभी अचानक से उसको एक कॉल आता है और जैसा कि रूल था कि उन्हें कॉल को रिसीव करके कॉल पर बोली गई बात माननी है, तो ईथन को पता चलता है कि उसे किसी भी हालत में उस एजेंट को जान से मारना ही पड़ेगा। अब वैसे तो एजेंट भी इस बात को समझ जाता है, साथ ही वो ईथन की मजबूरी को भी समझ रहा था, मगर ईथन उसको किसी भी हालत में जान से नहीं मारना चाहता था। इसी वजह से उसे टाउन के लोगों से बुरी तरह से नफरत हो चुकी थी। दूसरी तरफ टाउन के लोग अब ईथन की फैमिली के साथ काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव करते थे और साथ ही टेरेसा ने बेन का एडमिशन वहाँ के एक स्कूल में भी करवा दिया था। खैर ईथन के शेरिफ बनने की वजह से रात में ईथन के घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है, जिसमें पॉम ने सभी लोगों को ये आश्वासन दिया था कि जब तक टाउन में ईथन शेरिफ रहेगा तब तक टाउन में रूल तोड़ने वाले हर एक इंसान को अच्छे से सजा मिलेगी। तब ईथन भी वहाँ पर यही बोलता है कि वो सभी क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा देगा और उसकी नजरों में सारे के सारे क्रिमिनल उसके सामने बैठे हुए थे। खैर इसके थोड़ी देर बाद वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर वहाँ पर से सीधा जेल में जाता है, जहाँ पर जाकर उसने अपने आप ही उस रियल एस्टेट वाले एजेंट को फ्री कर दिया था और वो सीधा उसको अपने साथ आइसोलेशन वॉल के पास ले जाता है, जहां से ईथन का प्लान उसको भगाने का था ताकि वो जिंदा रहकर अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। लेकिन उस एजेंट का तो अब जीने का बिल्कुल भी जी नहीं करता था और कहीं ना कहीं वो ये बात भी बोलता है कि हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स यहाँ पर लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए नहीं बल्कि बाहर मौजूद किसी बहुत ही खतरनाक चीज को अंदर आने से रोकने के लिए है। तब ये बात सुनने के बाद तो सच में ईथन का पूरी तरह से दिमाग चकरा जाता है और साथ ही तब उसको वो सीन भी याद आता है जब शेरिफ की बॉडी को तुरंत ही कोई अजीब सी चीज अपने साथ आइसोलेशन वॉल के पार ले गई थी।
साथ ही तब वो एजेंट इस वॉल के बारे में एक और चीज बताता है कि इस वॉल से ही जुड़कर पास में एक क्लिफ मौजूद थी, जहां पर एरिया ज्यादा ना होने की वजह से वहां पर वॉल को नहीं बनाया गया था और वहां पर से कोई भी इंसान टॉप कर टाउन के बाहर जा सकता था। एक समय पर उस एजेंट ने भी वहां पर से भागने की कोशिश करी थी, मगर धोखे से पैर फिसलने की वजह से उसका पैर टूट गया था और अभी के लिए वो पूरी तरह से वहां से बाहर निकलने की उम्मीद को खो चुका था। यही सब बताते हुए रोने के बाद वो आखिरी बार ईथन को हक करता है और तुरंत ही जाकर उस हाई वोल्टेज वाली दीवार से चिपक जाता है, जिससे 440 वोल्ट का झटका लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मगर ये सब देखने के बावजूद भी ईथन वहां पर से बाहर जाने के प्लान के बारे में नहीं भूला था, और क्योंकि अब तो उसे रास्ता भी पता चल गया था, इसीलिए वो अपने घर में जाकर सबसे पहले तो टेरेसा को हक करते हुए अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो जल्दी ही क्लिफ के दूसरी तरफ जाकर वहां पर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा, और अगर उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया तो वो जल्दी ही अपनी फैमिली को भी लेने के लिए जरूर आएगा। टेरेसा भी तब इस पर मान जाती है और वहां पर से ईथन पुलिस स्टेशन में जाकर सबसे पहले अपने लिए काफी सारे हथियार जमा करता है और बाद में सीधा उस क्लिफ के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो बहुत ही आराम से क्लिफ के दूसरी तरफ भी पहुंच गया था और आइसोलेशन वॉल के इस तरफ आकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर साथ ही उसकी फट के 4 से 64 भी हो रखी थी, क्योंकि इसे एजेंट की बात याद थी कि वो वॉल असल में टाउन के लोगों को बाहर जाने देने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि बाहर मौजूद किसी बहुत ही खतरनाक चीज को अंदर आने से रोकने के लिए हो सकती है। तभी अचानक से ईथन को फील होता है जैसे कि उसके आसपास कोई मौजूद हो और उतने में ही उसके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश भी करने लग गया था। ये देखकर ईथन काफी बार फायर करने की कोशिश करता है, मगर जो भी चीज उसके सामने थी वो बहुत ज्यादा ही फास्ट थी और साथ ही उसने उसके हाथ को थोड़ा सा घायल भी कर दिया था। पर तब जैसे तैसे ईथन वहां पर से उस चीज को भगा देता है और घायल होने की वजह से वहीं पर लेट कर सो जाता है। वहीं टाउन में अगले दिन जब बेन वहां पर से अपने कॉलेज में गया था तो वहां पर उसके अलावा उसकी क्लास में सिर्फ 2 ही जने मौजूद थे, क्योंकि वहां का एडमिशन लेने वाला टेस्ट इतना ज्यादा टफ रखा गया था कि बेन को मिलाकर सिर्फ 3 जने ही उसको क्लियर कर पाए होते हैं, और वो उस टाउन के हिसाब से उस जगह के फर्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट होने वाले थे जो कि इस टाउन के बारे में पूरी सच्चाई जानते। उन्हें टीचर मेगन पढ़ाने वाली थी और उन्हें क्लासेस और साथ ही इस टाउन की सच्चाई के बारे में अपने पेरेंट्स तक को बताना अलाउड नहीं था। अब आज की क्लास शुरू होने पर उन्हें कुछ भी बताया नहीं जाता और सीधा बस उनके सामने एक प्रोजेक्टर पर एक इमेज चला दी जाती है जो कि ह्यूमन जैसे दिखने वाले किसी बहुत ही खतरनाक क्रीचर की थी। उसको देखने के बाद तो उन तीनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, पर बाद में मिस्टर मेगन बताती है कि इस गांव के अलावा बाहर की दुनिया में सारे लोग पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुके हैं और वो एक दूसरे को, इंसानों को और साथ ही आसपास के जानवरों को जान से मारकर खाया करते हैं। ये बात सुनने के बाद तो उन तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। पर तब जाकर मेगन उन्हें एक एक कॉइन देती है जिस पर 2097 की डेट लिखी हुई थी, और तब जाकर वो उनसे ये भी पूछती है कि आखिरकार उन्हें इस टाउन में आने से पहले की कौन सी मेमोरी याद है। तब सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उन तीनों का ही इस टाउन में आने से पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से ही वो लोग इस टाउन से बाहर नहीं निकल पाए थे। और तब जाकर मिस्टर मेगन एक बहुत ही खतरनाक बात रिवील करती है कि असल में वो लोग अलग अलग टाइमलाइन से हैं, जैसे कि कोई वहां पर 1999 का है, कोई वहां पर 2008 का और कोई वहां पर 2014 का, पर उनका यूनिवर्स एक ही था और अभी के लिए वो लोग असल में सन 4028 में थे। 2000 साल पहले ही दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पर उस समय पर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक्सीडेंट के बाद कुछ लोगों को बिना बताए कायरो स्लीप चैम्बर में रखा गया था और उन्हीं लोगों को बाद में इस जगह पर लाकर छोड़ दिया गया ताकि इंसानों के अस्तित्व को खत्म होने से बचाया जा सके, क्योंकि बाहर जो म्यूटेंट्स मौजूद थे वो असल में बहुत ज्यादा खतरनाक थे और इंसानों को पल भर में मार सकते थे। लेकिन ईथन को सुबह उठने के बाद इन सब चीजों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता और वो शहर की तलाश में जंगल में सीधा सीधा बढ़े जा रहा था, पर तभी अचानक से उसे आसपास से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अब क्या ईथन अपनी जान को बचा पाएगा? और जिन स्टूडेंट को अंदर ये सोचकर एजुकेशन दी जा रही है कि वो आगे चलकर टाउन की भागदौड़ को पूरी तरह से संभाल पाएंगे, वो इस चीज को करने में कामयाब हो भी पाएंगे या फिर नहीं? और सबसे बड़ी बात कि अगर गांव वालों को इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? माफ करना, वीडियो के बड़े होने की वजह से ये सारी चीजें आपको इसके सेकंड पार्ट में जानने को मिलेंगी, पर क्या मुझे इसके सेकंड पार्ट को लेकर आना चाहिए? और क्या आप लोगों को ये सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। अगर सिर्फ 100 लोग भी इस सीरीज के सेकंड पार्ट को देखना चाहेंगे तो मैं स्पेशली उन 100 लोगों के लिए भी इसके सेकंड पार्ट को लेकर आऊंगा, क्योंकि सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और अगर ऐसे में आपको उसका फर्स्ट पार्ट ही पसंद ना आए तो उसका सेकंड पार्ट डालने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।
अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।